हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडी मंत्रा। यहाँ पर 12th क्लास के बच्चों, भाई साहब क्या बात है। अगला चैप्टर आपका डिमांड आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था आपने, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर जहाँ पर हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ता है, फील्ड के बारे में। और अगला जो चैप्टर होगा वो दैट विल बी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। इसके अंदर मेजरली हमको ऑफकोर्स चार्ज यानी उसके बीच में फोर्स, कूलम्स लॉ आ जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, ड्यू टू पॉइंट डाइपोल, वो सब चीज़ आ रहा होगा। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम भी हम कर रहे होंगे उसके एप्लीकेशंस के साथ। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। ऑल द डेरिवेशंस कर रहे हैं हम, नॉट द बेसिक चिंटू पिंटू पिंटू पिंटू, वो तुम कर लोगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। व्हाट इज कूलम्स लॉ? इसमें दिस इज जस्ट लाइक तुमने जैसे पढ़ा था क्या, अरे था ना ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वैसे ही है। मतलब यहाँ पर भी भाई क्या ही बताऊं मैं सर, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। द फोर्स इज गिवन बाय, द फोर्स इज डायरेक्टली F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही है कूलम्स लॉ यार, क्या बात। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, रिपल्शन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुमको पता है यहाँ पर डिपेंड करता है लाइक है कि अनलाइक चार्ज है। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय इज डायरेक्टली, सीधे बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to product of magnitude of their charges, या product of their charges, या product of charges on them, and inversely proportional to square of distance between them। अब होता क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब ये लगभग वैसे ही हो, ग्रेविटेशन वाला ही हाल हो गया, वहाँ मास था यहाँ चार्ज हो गया, बाकी डिस्टेंस का तो वही है 1/डिस्टेंस स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी सर क्या वो होगा, कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट आएगा यार, नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, और सो फोर्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट के एंड Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप, स्मॉल के है ये, एक इसी आगे कैपिटल के भी यूज करूंगा मैं। तो अब ये जो k है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है सर? हो गया कूलम्स लॉ तो हो गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू ऑफ k, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन, पहला इंटरवेनिंग मीडियम, उनके बीच में मीडियम क्या है, इंटरवेनिंग मीडियम, कि वैक्यूम है कि वाटर है कि एयर है, क्या है। और सेकेंड चीज है द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो यानी कि बोलने का मतलब क्या है सर? बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं फॉर वैक्यूम SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1, और SI सिस्टम में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगी? ऑफकोर्स बाकी लोगों को भेज दो उधर, तो R² F के साथ आ गया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों कुलम और कुलम स्क्वायर नीचे आ गया, यानी पर कुलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखो K की वैल्यू हो गई। अब इसको और एलैबोरेटेड तरीके से इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी K जो है वो वैसे लिखा जा सकता है 1/4 π ε0। ठीक है, K इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
यहां पर एप्सिलॉन जीरो क्या है? इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर ऑफ फ्री स्पेस। अब तुमको पता है कि जब एब्सोल्यूट आता है तो कुछ ना कुछ रिलेटिव वाला टर्म भी रहेगा, पर फिलहाल मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं? अच्छा, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो ई नॉट की जो वैल्यू है याद रखना 8.85 10⁻⁻12। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो यूनिट होगी बिल्कुल के से विपरीत होगी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे सो कुलम नीचे था, इधर कुलम ऊपर आ जाएगा, कुलम स्क्वायर, और ये सब नीचे आ जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे क्यों आएगा पता है ना? K इज इक्वल टू दिस 1/4πε0। तो जो इसकी यूनिट है वो है ना, इसका रेसिप्रोकल यूनिट ई नॉट का रहने वाला। अच्छा ठीक है, अब क्या कहते हैं ये तो समझ में आ गया कि परमिटिविटी। ऐसे ही ना मैग्नेट वाला जब पढ़ोगे तो वहां पर परमिएबिलिटी आ रहा होगा, ठीक है, म्यू आ रहा होगा, उसका थोड़ा अलग है, बट बहुत सिमिलैरिटी, जब ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो तो काफी सिमिलैरिटी है। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलम। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टैट कुलम। ठीक है, तो स्टैट कुलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU भी बोलते हैं। सो 1 कुलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कुलम। याद रखना 1 कुलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कुलम। कैसे याद रखना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, तो उसको और 10 गुना कर दो भैया, तो वो तुम्हारा रिश्ता होता है, रिश्ता बिटवीन कुलम एंड स्टैट कुलम। अब एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है। 1 EMU इज इक्वल टू कितना कुलम, ये आप बता रहे होगे। 1 EMU इज इक्वल टू कितना कुलम, कमेंट बता रहे होगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर अपन ने, सर ये फॉर्मूला लिख दो ढंग से यार, वापस से यार, ऐसे नहीं चलेगा। सो अगर हम इसको ढंग से लिखें, सो फोर्स इज इक्वल टू, मतलब बिना ढंग से नहीं लिखा था मैंने, लेकिन वही 4πε0 के फॉर्म में लिखना हो तो इट इज, है ना, इट इज, ये हो गया, सही बात है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन केप्ट इन वैक्यूम। अगर मीडियम में रखा है, मान लो कि वैक्यूम में, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, वैक्यूम में तो ऐसे लिख देता हूं, फॉर मीडियम। अगर मीडियम में रखा है तो फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस केप्ट एट सेम डिस्टेंस, उस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, 4π, यहाँ पर Q1 Q2, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ सेम है, बस खाली एप्सिलॉन जीरो की जगह वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, जैसे वैक्यूम का था वैसे यहां पर आ गया मीडियम का। ठीक है, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो या डिवाइड करो, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ सकता है सर? तो मेरा FM या FO/FM अगर मैं करूं, दिस अपॉन दिस, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी एक्सेप्ट दिस, है ना। यहां पर 1/ε0 बचेगा और यहां पर 1/ε बचेगा। सो दिस विल बी 1/ε0 और ये 1/ε। अब ये इसका हेरा फेरी करोगे अगर, तो दिस विल गिव यू F0, मतलब सीधे लिख दूं, क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, ε/ε0 आ जाएगा। इसका मतलब F0 इज इक्वल टू क्या आया? इसको इधर ले लो, ε/ε0 इंटू FM, सही है। और ε/ε0 को एक नया टर्म से लिखते हैं, इसको ER भी लिखा जाता है या फिर इसको कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो जो मीडियम है ये उस मीडियम की बात होगी। तो अगर मैं ऐसे देख पा रहा हूं ये फॉर्मूला काफी काम आएगा, ठीक है। F बाय F0 इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको अगर वैसे लिखूं, कुछ न्यूमेरिकल में सीधे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दिया हो, जो कि अक्सर दिया होता है, तो ये हो जाएगा F नॉट इज इक्वल टू K इंटू वॉट FM। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इससे क्या पता लगता है कि फोर्स जो है यहां पर सबसे ज्यादा कहां पर होगा, वैक्यूम में होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम, जब मीडियम आ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि वाटर की बात करूं, वाटर में K की वैल्यू होती है 81, इसका मतलब कि वाटर में जो फोर्स आएगा उसकी कंपैरिजन में 81 टाइम्स वैक्यूम में होगा, मतलब वैक्यूम में फोर्स 81 गुना ज्यादा रहेगा, वही दो चार्जेस के बीच में उतने ही डिस्टेंस पे, कंपेयर टू वाटर, यानी वैक्यूम में हाईएस्ट फोर्स रहता है। ये तो समझ में आ गया सर। और एक चीज अच्छा, दिस K कैन ऑल्सो बी गिवन बाय ER। तो यहां पर ये चीज याद रहे कि एप्सिलॉन R या फिर K, एप्सिलॉन R बोल दो या फिर एप्सिलॉन या फिर K कह दो, इट इज इक्वल टू, क्या किया अपन ने, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको K लिख दूं, दिस इज इक्वल टू K, कैपिटल K। तो अगर मैं ऐसे K लिख रहा हूं तो इसको अगर इधर भेजूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। समझे क्या? कई बार क्या होगा, तुमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा और पूछा होगा भाई ये इसका परमिटिविटी निकाल लो, तो कैसे करना भाई, एप्सिलॉन 0 से सीधे K को मल्टीप्लाई कर देना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस यार। तुम अगर मतलब इसको हल्के में ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो, चैप्टर पहला है, काफी चीजें मतलब बेसिक है, बट यू हैव टू। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं अपन ने, सर वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आ जाओ वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं अपन ना, दो चार्जेस लेते हैं, वही चार्जेस तो वही लेने हैं, Q1 और क्या लेना है सर, Q2, ठीक है। और जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो कहानी जो है वो बयान होगी XYZ के हिसाब से, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है वो। अब Q1 का जो बेटा पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, Q1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। पता है ना, ये ढंग से नहीं पढ़ा था 11 में तो लफड़ा हो जाएगा। R1 लेट दिस बी R2, यहां से यहां तक का इसको मैं क्या लिखूं, R12। सही बात है। अब ये बताओ कि इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो लेट दिस बी टू इक्वलेंट, दो पॉजिटिव चार्जेस हमने यहां पर लिए मान लो, ठीक है। तो ये इसको इधर ढकेल रहा होगा, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी गिवन बाय फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इसको रिपेल कर रहा है ऑन 2 पे, कहां पे फोर्स लग रहा है वो ये, ठीक है। तो लिखा कैसे गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और ये भी वही कर रहा है, ये उसको वहां धक्का मार रहा है, यानी Q1 को भी धक्का ही मारा जा रहा है। तो दिस इज F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहां Q2 ड्यू टू और यहां पे ड्यू टू Q2, ठीक है। तो अभी सर इसको क्या करना है सर, अरे वही करना है जो तुमने अभी तक करा था यार। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। अब R इनका बीच का डिस्टेंस, सो दिस विल बी गिवन बाय, अब देखो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैं कौन से फोर्स की बात करूं, पहले बात लेट द फोर्स बी F12 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कौन सा वाला फोर्स हुआ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कूलम्स लॉ कहां लगा रहे हैं हम, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू दिस।
तो अब इसमें ये बताओ कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वाले में यहां तक तो वहां कहानी सेम रहेगी। अब मैं डायरेक्शन क्या लिखूं उसका, अब इंपॉर्टेंट इज वेक्टर के फॉर्म में लिखना, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या ये R12 लिख दो, इसमें F12 वाले में R12 लिख दूं? नहीं सर, R12 तो ये है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, यानी R21 लिखना पड़ेगा सर। अगर इसको R12 लिया तो ये R21 है, तो यहां पर R21 का स्क्वायर होगा, है ना, वेक्टर R21 का स्क्वायर होगा और डायरेक्शन भी R21 का ही लगेगा। सर ये क्यों आया? अरे भाई ये यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस R21, यूनिट वेक्टर का वैसे ही मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए बना है। ठीक है, सो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं। सर इसको थोड़ा सा और किताबों में थोड़ा सा और दिया है सर, इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा और क्या लिख करते बताइए। इसमें इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब ध्यान देना यहां पर, क्या मैं इस यूनिट वेक्टर को लिख नहीं सकता? वेक्टर क्या था, R21 ना, वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ R21, ये तो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, बिल्कुल लिख सकते हो सर। यहां पर अपना ये वाला चीज तो ऐसे ही है, इसको डिस्टर्ब, इसको छेड़ना नहीं है, ये जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं, सिर्फ हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल दिया बस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिवन वेक्टर बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल है ना भाई, बस ना भाई, दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा भाई। सो दिस इज दिस। तो अगर ऐसा है तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब ये एक और आ गया इसमें, इसका बंधु, तो आर सीधे मॉड और लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एक और आ गया, क्या आ गया, क्यूब हो गया ये R21 वेक्टर। ठीक है, दिस इज F12। और इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखो तो यू नो कि F21 इज R21 इज व्हाट, R21 को क्या लिखा जा सकता है, जैसे R12 को क्या लिखा जा सकता है ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। R12 याद कैसे रखते हो, जैसे RAB दिया है तो इसमें लिखा जाता है RB माइनस RA, ये वाले को पहले लिखा था फिर इसको। वैसे अगर यहाँ पे समझना चाहूं मैं तो देखो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी R1 प्लस R12 इज इक्वल टू दिस। तो R12 अगर मुझे बताना है तो R1 को इधर लेना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, R12 है ना, बाय ट्राइंगल लॉ R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, है ना, देखो दोनों सेम ऑर्डर में, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी जो सेकंड आ रहा था उसको हमने पहले लिखा और फिर उसमें से पहला वाला माइनस किया। तो ऐसे ही R21 क्या हो जाएगा, R21 विल बी R1, है ना, R1 माइनस R2, वही तो लिख रहे हैं अपन। R21 को क्या लिख सकते हैं बेटा, सो दिस कैन बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय Q2, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, और यहां पर क्या आएगा, इसको भी R2 वेक्टर R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब, इधर ब्रैकेट है। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, और समझ के करना, ऐसे नहीं करना। अगर ये R12 का है तो देयरफॉर सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, F21, सब उल्टा घुमा दो सब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय, यहां पे हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सर, अगर मल्टीपल चार्जेस है तो, जैसे अभी यहां पर आपने बोला कि एक चार्ज के बगल में दूसरा ही चार्ज है,
अगर मान लो ऐसा है कि यहाँ पर एक F0 है, Q0 है, तो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। ठीक है, Q0 है, आसपास में अलग अलग चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। तो इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स है, मतलब ऑल दी फोर्सेस विल सिंपली ऐड, जो वेक्टर का रूल होता है उस हिसाब से, ठीक है, उनका वेक्टर एडिशन होगा। सो द टोटल फोर्स, नेट फोर्स विल बी F01 प्लस F02 प्लस F03, ऐसे ही सो ऑन। उस हिसाब से करोगे तो समेशन आ जाएगा, आई रेंजिंग फ्रॉम 0 to लेके n आ जाएगा। ये तुम अपने मतलब दिस इज नॉट काइंड ऑफ डेरिवेशन, ये बस लिखना है वेक्टर की बेसिक रूल। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। फोर्स पढ़ लिया है तुमने, कूलम्स लॉ पढ़ लिया है तुमने, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये क्या होता है समझ लो, पहले एक सीधा फॉर्मूला से कनेक्ट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। मान लो Q0 हम जो अपना चार्ज ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज, वो Q0, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कि भाई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट is force exerted per unit charge या force exerted on unit charge kept at that point is force exerted on unit charge बोले या per unit charge बोले, exerted per unit charge at that point। यही होता है इलेक्ट्रिक। ये स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, ये फील्ड की क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो स्ट्रेंथ बताता है ये। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, E इज इक्वल टू F/Q। मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे ही लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में जो हमने कूलम्स लॉ करा है, इस वाले में इसकी खूबी, वेक्टर फॉर्म की खूबी क्या होती है कि ऐसे स्टाइल मारने के लिए वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते। इसकी खूबी ये होती है कि अगर तुम मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तब तो ये ऐसे ही दिखेगा, दोनों चार्ज नेगेटिव है तब भी ऐसे दिखेगा, माइनस माइनस सिर्फ प्लस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि अपोजिट चार्जेस है, तो वहां पर क्या दिखता है, अट्रैक्शन। तो इधर पे क्या आ जाता है, वहां पर एक प्लस है एक माइनस है, तो एक माइनस चार्ज दिखेगा ना यहाँ पे। सो दिस विल ओवरऑल लुक नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, बाय न्यूटन का तीसरा लॉ अगर तुम देखोगे, इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि F12 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, सिर्फ किस चीज का अंतर होता है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली चीज तो है, तो ये तो हर जगह फैक्ट रहेगी। बट मैं जो बोल रहा था कि अगर तुम माइनस चार्ज ले रहे हो, एक माइनस एक प्लस है, अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे दिख रहा होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा तो मतलब अट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। प्लस आ गया मतलब लाइक चार्जेस है, चाहे प्लस प्लस है या माइनस माइनस। तो वेक्टर फॉर्म की एक खूबी होती है कि यहाँ पर जो है ना, तुमको डायरेक्शंस बहुत शानदार तरीके से दिख रहे होते हैं। कमिंग टू दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ही हम बता रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू F, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज है। तो भाई सीधी सी बात है कि मान लो हमने एक चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है Q। अब इस पॉइंट चार्ज से हम R जितने डिस्टेंस पे वी आर टेकिंग अ पॉइंट P, ठीक है, दिस इज अ सपोज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमने जो चार्ज लिया है, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 होनी चाहिए वैसे, पर मान लो कि ये अभी हमने 1 नहीं लिया है, वी आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज Q, मान लो 5 कूलम का है फोर्स, 5 कूलम का है। अगर 5 कूलम का फोर्स पता लग गया तो बस हम डिवाइड तो इसलिए कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूनिट ले रहे नहीं ले रहे, मान लो कि हम यहाँ पर एक चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 ले रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे में यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बतानी है भाई। दोनों प्लस लिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन हो रहा होगा फोर्स का, तो वो हम ऐसे दिखा रहे होंगे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, यू नो द फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स कितना है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या Q नॉट बाई आर स्क्वायर, द होल बाई Q नॉट, ये Q नॉट हो गया कैंसल, वी गॉट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। मतलब फोर्स वाले फॉर्मूला से एक चार्ज को गायब कर दिया तो ये हमको मिल गया Q का फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जो ट्रीटमेंट तुमने वहां पर किया था किस चीज के लिए, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखने के लिए, सेम ट्रीटमेंट से सेम तरीके से बस एक चार्ज गायब करके अगर तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे होगे तो सेम ही है। तुमने वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, यहां पर भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मल्टीपल दिया हुआ है तो वहां पर उनको कंबाइन करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपल सा बात ये कहता है कि भाई वेक्टर एडिशन करना है, तुमको वेक्टर्स हैं, वेक्टर एडिशन करना है। और इससे ये भी पता लगता है कि किसी तीसरे चार्ज के आ जाने से कोई दो चार्ज का रिश्ता नहीं बिगड़ता। वो पहले जो जैसा फोर्स लगा रहे थे आपस में वो वही रहेगा, वो तीसरा वाला अलग से अपना फोर्स लगाएगा बट दे आर नॉट, दैट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देयर फोर्स। ये फोर्स F1 ही रहेगा, वो वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में तुमको लिखना आना चाहिए भाई। पहले फॉर्मूला देखो, 1/4 फोर्स का ही फॉर्मूला है सर, एक चार्ज हटा दिया और क्या। अगला देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। ओहो, यू नो व्हाट इज डाइपोल? अरे बहुत ही आसान है सर। डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल उसमें नॉर्थ साउथ होता है, यहाँ पर तो नहीं होता एक्सिस डाइपोल, तो इसलिए हमने डाइपोल बना दिया। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है। मान लो इनके सेंटर को O कह देते हैं तो इसी को डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। छोटा डिस्टेंस जितना अच्छा छोटा रहेगा उतना, और जितना चार्ज स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आइडियल डाइपोल बनता जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये डिस्टेंस कम रहना चाहिए डाइपोल के अंदर, पर डिस्टेंस सेपरेटेड, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अच्छा सर, डाइपोल की डायरेक्शन भी होती है बेटा, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय Q इंटू 2a। इसका फॉर्मूला आगे देख रहे होंगे अपन, Q इंटू 2a, ठीक है। तो यूज कर भी आगे यूज कर रहे होंगे अपन इसको। सो डाइपोल मोमेंट, अच्छा 2a का डायरेक्शन इसमें ऐसा एक्चुअली ऐसे दिखाया जाता है, माइनस से प्लस की तरह डाइपोल का डायरेक्शन। तो याद रखना कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज इनटू किसके साथ प्रोडक्ट करना है उसको, 2a के साथ, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डाइपोल मोमेंट है और इसी हिसाब से अपन यहां पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल लाइन का हम यहां पर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, अपन ने यहां पर लिया हुआ है एक पॉइंट A, इधर पे लिया है एक पॉइंट B, ठीक है। दे आर, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ले क्या फायदा, अपना ये डाइपोल है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अभी इसमें हम क्या करेंगे पता है क्या, क्या करेंगे सर बता दीजिए। तो हम यहाँ पे ऐसे ये ले रहे हैं, क्या क्या मैंने एकदम लिनियरिटी में बनाया यार, वाह मजा आ गया। एंड इधर पे इनके सेंटर को हमने बोल दिया O, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, मतलब ये वाला A हो गया, ये वाला A हो गया ऑफ कोर्स। और एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, तो एक्सियल लाइन मतलब डाइपोल की एक्सिस क्या है, डाइपोल की एक्सिस ये है ना, ये पूरा एक्सिस है। तो इसी के ऊपर हमको एक पॉइंट लेना है, सपोज। अब भाई क्या रे बाबा, ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा। तो ये जो है ऐसे हो गया, एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, सपोज हमने पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट के ऊपर
विच इज सपोज कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से ये r जितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, ये अपने को बताना। ठीक है सर बता देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है इसमें, हमने इतना सारा किया है तो ये भी कर लेंगे जी, कर लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले ना तुमने पॉइंट चार्ज का पढ़ा है, पॉइंट चार्ज से ही शुरू होगा। मतलब मानो ही नहीं कि डाइपोल है, मानो कि ये एक चार्ज है उतने वो वाले उसके उससे इतने डिस्टेंस पे, एंड दिस इज अनदर चार्ज। तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q, जो कहां पे प्लेस्ड है, माइनस Q कहां पे प्लेस्ड है, A वाले पॉइंट पे प्लेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मान लो उसको मैं E1 कहता हूं, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये माइनस Q है, हमारे वाले केस में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमने +1 चार्ज रखा है। तो ये माइनस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ, यानी P से A की तरफ बुलाएगा, यानी ये डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग PA, अलोंग PA। ये PA है, ये PA, पर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है Q बाई क्या था, देखो अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे अलोंग PA बोला है, डायरेक्शन अलग से दिखाया मैंने, मैग्नीट्यूड वाइज दिखाओ, Q बाई डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, इधर से इधर का डिस्टेंस क्या, ये R है सर और ये वाला A है, तो R प्लस A हो गया, सो दिस इज Q बाई R प्लस A द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई बात की नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पर हमने दिखाई दिया है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, उसी पॉइंट पे, बट इस बार इस दूसरे वाले की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो कि कहां पर प्लेस्ड है, A पे, ठीक है, इस पार्ट ऑफ द डाइपोल्स, ठीक है। हम कर डाइपोल का ही निकालेंगे फाइनली, लेकिन दोनों को अलग अलग से इसको हम निकाल ले रहे हैं पहले। सो E2 विल बी इक्वल टू, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बोलेगा भाग, क्या बोलेगा भाग, ये इसको रिपेल करेगा ना, सो P B नहीं होगा, B P होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अलोंग BP। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या होगा, Q बाई व्हाट इज दिस, टोटल डिस्टेंस है R और ये वाला है A, तो ये हो जाएगा Q बाई R माइनस A द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू हैव टू वेक्टर्स, अब यहां पर तुमको पता लग गया कि दो वेक्टर्स ये हैं सर, और क्या है, एक वेक्टर है E1, एक वेक्टर है E1 जो अलोंग PA है, यानी E1 की डायरेक्शन क्या है, अलोंग PA, यानी इधर है, सो E1 की डायरेक्शन इधर है, और E2 की डायरेक्शन अलोंग BP है, इधर है। तो दूसरा वाला जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, और दो वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हो बेटा, तो भाई क्या करना है, वेक्टर की इसका डायरेक्शन पता है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, अरे यूनिट क्या होगा भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो ये न्यूटन और ये कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तुम रिवीजन कर रहे हो, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बन रहा है भाई वीडियो, कौन से साल में, साल के कौन सा टाइम बन रहा है आपको पता है, सही है। अब ये बताओ दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो सीधे माइनस होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, इसमें बड़ा वाला कौन सा है सर, अरे जो नजदीक वाला चार्ज है उसका फोर्स ज्यादा होगा, जो दूर है उसका फोर्स कम होगा, सीधी सी बात है। और दिख भी रहा है यहाँ से, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ा है, सो E2 जो पास था है ना, दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, और साइन किसका लगेगा, साइन ऑफ द बिगर वेक्टर अलोंग BP, ठीक है। तो हमारा यहां पर आप कह सकते हो E1 and E2 are in opposite directions, ठीक है, and E2 is greater than E1, therefore resultant will be given by, resultant electric field intensity क्या होगी, so that will be given by mod of, मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर मैं कहूं तो mod of E2 माइनस mod of E1, ठीक है। और वो भी डायरेक्शन किसका लगेगा, डायरेक्शन में अलग से लिख रहा हूं इसलिए इसको मैं ऐसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में माइनस कर रहा हूं,
डायरेक्शन ऑफ द फिगर यानी अलोंग बीपी। सो दिस विल बी इक्वल टू, कर लो भाई हिसाब किताब इसका जो भी है, क्या हो जाएगा Q बाय 4πε0 तो बाहर आ जाएगा, Q बाय 4πε0 इतना बाहर आ गया। बाकी अंदर क्या बचा 1 बाय r माइनस ए द होल स्क्वायर, और वहां पर है ना नेगेटिव, सो माइनस करना है हमको। पहले वाले में क्या बचा 1 बाय r माइनस ए द होल स्क्वायर, और हमको क्या करना माइनस करना है। और फिर उस वाले में क्या बचा था 1 बाय r प्लस ए द होल स्क्वायर। सही बात है सर, एकदम परफेक्ट यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आगे चलते हैं, इसको बस सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, डेरिवेशन में क्या करना होता है, डेरिवेशन है ही नहीं, RIP हो गया, सिंप्लीफिकेशन है बस। ये सिंप्लीफाई करो भाई, हुक कर लिया आपने जो करना था, ठीक है। वो डेरिवेशन वाली वीडियो जरूर देखो, RIP डेरिवेशन बहुत बहुत काम की है यार, सब एकदम थॉट प्रोसेस चेंज हो जाना है तुम्हारा। अब बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यार, ये बाकी चीज वैसी रहेगी। E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0, और ये हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा r प्लस ए द होल स्क्वायर, इधर आया तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar लिख दूं, और ये फिर माइनस साइन इधर है, और फिर ये इधर आ गया तो इसको भी इधर ओपन कर लूं, r स्क्वायर। अब देखो माइनस है तो माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस साइन था, ब्रैकेट ओवरऑल माइनस है ना, तो यहाँ की सारी साइनें चेंज करेगा, तो ये r जो है r स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला फिर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो दिस विल बिकम नेगेटिव। तुम चाहो तो इज्जत से ये लिखो, फिर इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर ब्रैकेट ओपन करो, सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। यू हैव ऑल द फ्रीडम। और देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें भी दिखा दूं मैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर ये कैंसिल हो गया, 2ar 4ar बचा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है r, ज्यादा शॉर्टकट मत नहीं मारता हूं, ठीक है। दिस इनटू दिस, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना। तो r माइनस ए r प्लस ए सिर्फ वही होता तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता। यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, मतलब ये दो बार आ जाएंगे, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो द होल स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू e, और ये हो गया q, और क्या है आगे 2a, और फिर क्या है 2a नहीं है सर 4a है, ठीक है, तो 2a लिख दो, 4ar है ना, तो मैं 4ar को कैसे लिख सकता हूं 2a इंटू 2r लिख देता हूं। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो यार, 4ar लिखो ना सीधा से, मेरे को ऐसे लिखना, कुछ यूज करना है ना अपने को, कुछ बनाना है उसको, आपको पता है। एंड व्हाट इज दिस, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दी होल स्क्वायर। सही बात है, एकदम सही बात। अब q इंटू 2a क्या होता है सर, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब डाइपोल मोमेंट आगे देखो प्रॉपर वेक्टर की तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो P इंटू, अब देखो ये या 2PR लिख दो ऐसे, बाई और क्या है 4πε0 और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी आ चुका है, सिर्फ एक बात है, कैंसिल वैंसिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है 1/4πε0 सीधे तुम 9 × 10⁹ लिखते हो वैसे, तो वो नहीं करो। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल छोटा सा है, डिस्टेंस बहुत कम है, वो 2a की वैल्यू बहुत कम है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस शॉर्ट डाइपोल के लिए यू विल टेक r को, तुम बोलोगे r इज मच ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर a को नेग्लेक्ट कर दिया बेटा यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, r स्क्वायर द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, इधर r⁴ हो गया, और यहाँ पर एक r है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा r⁵। सो दिस e विल बी इक्वल टू 2p बाई 4πε0 r⁵, क्योंकि हमने यहाँ पर a को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया, r⁴ हुआ, इधर r था, एक r कैंसिल हुआ, r⁵ बचा। याद रखना e एक्सियल निकाला है अपन ने, क्या निकाला है
ई एक्सियल निकाला है, एक्सियल पॉइंट के लिए निकाला है। अभी एक और पॉइंट के लिए तुमको करने को बोरट बोलता है, व्हाट इज दैट? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैसे होगा सर? तो देखो कैसे होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है पता है ना? द डायरेक्शन इज जो पी की डायरेक्शन है, पी के बीपी बोला था ना अपन ने, तो बीपी इज दिस सेम डायरेक्शन एज दिस। पी का डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होता है, डायपोल मोमेंट का भी, तो ये बिल्कुल उसके ही डायरेक्शन में, तो हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये पी ऑलरेडी करा है, पी के डायरेक्शन में ही ई एक्सियल अपने को मिला है। ई इक्वेटोरियल देख लेते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, फील्ड डेंसिटी ड्यू टू डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन पे, तो सेम चीज उठा लूं, कॉपी कर लूं वहां से, पहले उठा लो सा, उठा लो गोवर्धन गोपाला, सुना है क्या? उठा लो गोवर्धन गोपाला, कंट्रोल सी, और वहां चले कंट्रोल वी। एक्सियल लाइन नहीं है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको इक्वेटोरियल भी बना सकते हैं। सही लग रहा है यहाँ पे? इक्वेटोरियल का मतलब कि सीधे होगा शुरू कहां से? सेंटर से। सही है, परफेक्ट। अब ठीक लग रहा है। यहां से ये इक्वेटोरियल लाइन होता है इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हमने अगर पॉइंट लिया, सपोज दिस इज दैट पॉइंट P, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो निकालना है। निकाल देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, अब तो निकाल दिए तो अब भी निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। देखो यहाँ पर कैसे हम वही सेम चीज़ करेंगे, इंडिविजुअल पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक बात समझो, क्या समझना है सर? समझा दो आप थोड़ा ना, मैं रंग बदलती दुनिया में, इधर से इधर डिस्टेंस चाहिए होगा हमको, अगर ड्यू टू दिस निकालना है। सर क्या होगा यार, मुझे तो नहीं पता। और सेम फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी, ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए होगा, मतलब ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा। सर बड़ा ले लिया आपने। इक्वेटोरियल लाइन है तो भाई एक बात तो पता है ना कि दिस एंगल विल बी इक्वल। इक्वेटोरियल लाइन बिल्कुल ऐसा मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, तो एंगल इक्वल होगा, सिमेट्रिकल है पूरा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस P का डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, हम क्या लेते हैं R, तो दिस डिस्टेंस इज R, नो डाउट। अगर ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? अरे सिंपल है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले बेटा, 90 डिग्री है ये, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। वैसे ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। किसका डायलॉग है बताना कमेंट में, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखो, हमने क्या लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज। अब ये +1 चार्ज जो है ये माइनस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा आ जा। तो यहाँ ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको मान लो E1 कहता हूं, तो ये E1 इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन कर रहा है ना, और ये रिपेल कर रहा है, बोला भग मैं भी प्लस हूं तू भी प्लस है, भग सेम नेचर की, एकदम उसी रेखा में, सीधी रेखा में ये क्या कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। E2 कह दो इसको, ठीक है। सो दिस इज E2, दिस इज E1। अब यहां पर देखो, नाउ व्हाट विल दिस बी, सही है। ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब दो वेक्टर, दो में रिजल्टेंट चाहिए, हमको चाहिए रिजल्टेंट ना, हमको ये दो वेक्टर से मतलब नहीं है, हमको इनके रिजल्टेंट से मतलब है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल देखो जरा पे, ये एंगल थीटा है, तो z बनाता है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, तो ये भी हो गया थीटा। ये थीटा है, तो यहाँ पर भी देखो दिस एंगल ऑल्सो विल बिकम थीटा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना।
तो इस वाले केस में अब आपको दिख रहा है कि भाई ये दो ऐसे डायरेक्शन में है एंगल या दो वेक्टर्स, इसको मैं कैसे टोटल कैसे करूं, इसका ऐड कैसे करूं? तो भाई इसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा दोनों वेक्टर्स को। अगर रिजॉल्व करूंगा तो जरा देखना रिजॉल्व करके आएगा क्या। सारा मैं डायग्राम में कर दे रहा हूं, क्या आएगा देखो। यहां पर ये E1 है और ये थीटा है, तो थीटा की साइड में क्या आता है, दो कंपोनेंट बना लो ना। ये हो जाएगा E1, देखो थीटा के साइड में कॉस आता है, तो ये हो गया E1 कॉस थीटा और ये आ गया E1 साइन थीटा। ठीक है, हमने इस E1 को क्या कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही क्या कर सकते हैं सर, ऐसे ही हम E2 को भी कर सकते हैं। ये अपना E2 था, थीटा के साइड में क्या आ जाएगा, कॉस, यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा E2 कॉस थीटा और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये E2 साइन थीटा। अब यहां पर बहुत सरल बात यह है कि दोनों का डिस्टेंसेस सेम है। जस्ट सीधे सा मैं ये कर भी देता हूं, तुम बोलोगे सर सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस खाली बकर बकर करते जा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P यानी एट P ड्यू टू माइनस Q जो कहां पर रखा है, A पे रखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, उसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इसको हमने क्या बोला, E1 बोला हुआ है। E1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर द होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, अलोंग PA, अलोंग PA। ठीक है, अब ये रूट और स्क्वायर हट गया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वाइज क्या है इसका, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग, अरे बोलते जा रहे मेरे साथ, गजनी हो क्या, बोलते जाओ। ऐसे मेरे को आवाज लगनी चाहिए कि यहां पर कम से कम 10-20 बच्चा बोल रहा है मेरे साथ। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा सर, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q जो कहां रखा है, B पे रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, दैट E2 इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। डिस्टेंस भी वही है भाई, तो डिस्टेंस भी वही सेम करूं यार, मैं वापस से वो स्टेप नहीं लिख रहा, मैं फाइनल स्टेप लिख रहा हूं, क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं सिमिलरली। ठीक है, और यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग, अब ये उसको रिपेल कर रहा है, तो अलोंग BP। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, यू कैन सी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देयरफॉर वी कैन सी, या इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, फ्रॉम 1 and 2 we see magnitude of E1 and magnitude of they are same, उसको हम E लिख देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या देख पा रहे हैं, therefore we can say that कि ये दो देखो E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, E1 E2 सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, therefore their sin components, ऐसा ही नहीं लिख देना, कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, एंड ओनली cos component या ओनली cosine component remains। जो एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं, जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं, वो जनरली सोचते हैं, उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि यार डेरिवेशन का क्या काम,
डेरिवेशन फॉर्मूला रट लो, ये वो कर लो, कंसेप्ट है भाई। इससे तुम्हारे मेजॉरिटी कंसेप्ट बिल्ड, वो टीचर का भी कंसेप्ट इससे बिल्ड हुआ है यार। तो क्या काम ऐसे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो जो रिडक्शन किया है ना, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर कम किया गया है बच्चों पे, सब चीज़ें ठीक है, बट उसमें से काफ़ी चीज़ें जो है तुमको यूज़ करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं बता रहा होता हूँ 11th में काफ़ी सारा चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको वेक्टर में दिक्कत आ रही है ना, वो वेक्टर वाली वीडियो देखिए, रिसेंटली बनाई है अभी 2 हफ्ते पहले, पूरा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा ये। ठीक है, और सो ये चीज हो गई, यानी देयर ओनली कॉस्ट कंपोनेंट रिमेन्स, यानी कि अल्टीमेटली जो हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलने वाला है? यस। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अल्टीमेट है वो कौन सा है? वो ये वाला है। ठीक है, देयरफॉर ई की डायरेक्शन क्या होगी, मैं पहले लिख देता हूं, अलोंग बी है। ये डायरेक्शन क्या है? अलोंग बी है। ठीक है, वैसे वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी एक पॉइंट के बाद, देखो। सो दिस इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा अलोंग बी है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो भैया E ही है। ठीक है, या इसको मैं E1 ही लिख देता हूं क्योंकि मैं फाइनली फिर इसको अच्छा E एक्सियल बोलता हूं इसको, E एक्सियल, सॉरी E इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको क्या लिखूं? ये भी E है, ये भी E है, तो भैया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स E cos थीटा। और E की वैल्यू क्या डालें सर? यहां से उठाओ ना यार, तुमने 2 बार तो निकाल लिया, अब क्या 50 बार निकालोगे? इसको उठा के डाल दो इधर, दैट इज 2 बार E, यानी Q/4πε0 और R² माइनस A²। ठीक है, और कुछ है? कुछ नहीं। और आगे हाँ cos थीटा, सही है। अब cos थीटा क्या आएगा सर? एंगल देखो ना यार, cos क्या होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है इसका? A बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, A बाय √R² प्लस A²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं एज, कौन सा ट्रायंगल का नाम दो? ट्रायंगल POA से मैं ये कह सकता हूं कि cos थीटा इज एडजेसेंट बाय, है ना, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखना, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है? R² प्लस A², और यहां पर क्या है? √R² प्लस A²। √ओवर का मतलब क्या होता है? हाफ होता है, रेस टू हाफ। तो यहां पर रेस टू, मान लो ये x है, x रेस टू हाफ है, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब रेस टू 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? रेस टू 3/2, है ना, सही है। m a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n। तो यहाँ पर रेस टू 1 है और यहाँ पर रेस टू हाफ है, तो रेस टू क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस हाफ इज 3/2। सो दैट इज E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिल गया बेटा अपने को। क्या मिला है? 2QA बाई 4πε0 और R² माइनस था कि प्लस था बेटा? R² प्लस A² द होल रेस टू 3/2। अब ये 2QA क्या होता है सर? ये P होता है। तो क्या मुझे अलग से वो लिखना पड़ेगा अलोंग BA? नहीं बेटा, सीधे अपन क्या लिख देंगे, ये P की डायरेक्शन आ जाएगी। तो E इक्वेटोरियल विल बी, इसको यार जगह नहीं बच रही, E इक्वेटोरियल विल बी, ये हो जाएगा P बाई 4πε0 R² प्लस A² रेस टू 3/2। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा सर? देखो, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, अलोंग BA है, वो अपन देख पा नहीं रहे, ये P इस डायरेक्शन में और E हमारा P के अपोजिट डायरेक्शन में आया, का मतलब यहां पर कौन सा साइन लगना चाहिए वैसे वेक्टर के हिसाब से? यहां पर अलोंग BA जब तुम कर रहे हो तो फिर उसके वो हटाओगे तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस साइन डाल रहे होंगे। अच्छा,
मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल मैग्नीट्यूड वाइज ई एक्सियल, यहां पर क्या आएगा, ई इक्वेटोरियल विल बी क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल में ए हट जाएगा, ए को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब ए हट गया तो r⁻²2 और द होल ⁻3/2, 2 और 3/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा और ⁻3 बच जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा वहां पे। सो दिस विल बी p, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं सिर्फ मैं, 4πε0 एंड r का क्यूब। अब जरा ध्यान देना, शॉर्ट डाइपोल में पिछला क्या आया था, इक्वेटोरियल वाला क्या आया था, 2p/4πε0 r क्यूब, और क्या ये क्या आ रहा है, p/4πε0 r क्यूब। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, एक्सियल वाले में ये 2 को रहने दो और ये सब चीज क्या है, ये तुम्हारा ई इक्वेटोरियल है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या कह सकते हैं, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। सही है, बैटरा सही चल रहा है ना। चलो, तो अब यहां पर अपन ने जिसका कर लिया, वैसे एट एनी रैंडम पॉइंट का भी होता है अब तुमको। अब देखो, टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर लेते हैं। तो भाई साहब फटाफट से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले पहले। तो हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है सीधा ना ही हो रहा है, अब हो गया। अब इसको हम मारेंगे कॉपी, कॉपी करने में कोई जवाब नहीं है, कॉपी करने में हमारा कोई जवाब नहीं है। बचपन से तो हमने कॉपी की। देख रहा है विनोद, इसकी गलती है। बढ़िया है, और एक ले लें। देखो ये, ध्यान से देखो इस चेहरे को, ठीक है। सो नाउ वी हैव टेकन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होती है, आपकी डायरेक्शन कहाँ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें हमने लिया है डाइपोल। एक डाइपोल लिया है बच्चा, ये है डाइपोल, ठीक है। दिस इज दैट डाइपोल, ये उसका सेंटर मान लो, दिस इज -q, ये है +q, और ये पॉइंट्स को मान लो a, इसको बोल दिया अपन ने b, ठीक है। और ये सेंटर को कह दिया o, एंड यू नो दिस इज 2a, ओवरऑल ये डिस्टेंस कितना है, 2a है, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। एंगल बिटवीन देम, यानी कि ये डाइपोल का मान लो ये P है, और 2a में मैं डायरेक्शन नहीं दिखाता, ठीक है, P में दिखा दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल कितना है, दिस इज E ना, ये E और P के बीच में एंगल कितना है, सो दिस इज थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बताओ बेटा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ऑफ कोर्स दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा। अरे पैरेलल लाइन से यार, यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं अपन, ठीक है। अभी हमको निकालना क्या है, उस पर फोकस करो, ये सब बातें तो छोटी मोटी बातें। निकालना क्या है, हमको निकालना है टॉर्क ऑन दी डाइपोल, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन दी डाइपोल। तो क्या टॉर्क तब आता है जब फोर्स आता है, क्या क्या टॉर्क क्या डाइपोल पे ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड कोई फोर्स आ रहा है। यस, एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता ही है।
अब जैसे इस वाले प्लस वाले चार्ज पे ये फील्ड मतलब क्या है भाई, फील्ड मतलब ये बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, फील्ड मतलब ऊपर बड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और डायरेक्शन क्या होता है प्लस से माइनस, समझ रहे हो ना भाई। तो ये प्लस वाला चार्ज कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, माइनस वाले की तरफ। सो दिस इज दैट फोर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे एफ इज इक्वल टू क्यू ई पढ़ा है ना सर, ई भी पता है क्यू भी पता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अच्छा इधर ये वाला फोर्स इधर है ना, माइनस किधर अट्रैक्ट होगा, प्लस के पास, ये वाला फोर्स भी कितना होगा, क्यू ई। हालांकि वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पर मैग्नीट्यूड वाइज तो भाई मैं सीधा ये बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। अब ये अगर ऐसा है, दो एक ही सिस्टम पे दो अलग अलग पॉइंट्स पे इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, यस टॉर्क एग्जिस्ट होगा। सो द टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क ऑन द डाइपोल AB, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर, मुझे तो वही नहीं पता, तो आप क्या बता रहे हो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, देखो यहां पे, यहां से ये वाला जो है एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड C। तो अब ये ट्राइंगल तुमको दिखने लगा कि हाँ भाई हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AC लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम AC, ठीक है। सो F इंटू टाउ इज इक्वल टू F इंटू की गली F इंटू, नाउ व्हाट इज AC, ये डिस्टेंस कितना होगा सर, हमको ये थोड़ी पता है यार, हमको ये पता है कि दिस इज 2A, ये थोड़ी पता है, तो लिख दो ना यार, ये इसका अपोजिट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू AC यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी 2A। तो क्या AC को मैं 2A साइन थीटा लिख सकता हूं, आंसर इज यस। तो ये हो जाएगा 2A साइन थीटा, ये अपना टॉर्क हो गया, ठीक है। और फोर्स क्या होगा सर, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई बोला है ना सर, तो लिखते क्यों नहीं 2A साइन थीटा। अभी Q इंटू 2A क्या होता है, ये P होता है, ठीक है। सो दिस इज PE साइन थीटा, ये अपना टाउ है। वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो भाई वेक्टर है ना, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया ये, P क्रॉस E इज इक्वल टू टाउ, ये अपना इसका रिश्तेदारी आ गई, P क्रॉस E इज इक्वल टू, और फिर वो डायरेक्शन उसका आएगा बाय टॉर्क का क्या आता है वो राइट हैंड थंब रूल से जो भी है, ठीक है। सो दिस इज योर टॉर्क का फॉर्मूला। भाई कैसा लगा आपको। अच्छा इसमें एक चीज और बताना, मान लो कि ये थीटा 0 वाली कंडीशन होगी, मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और अपना जो डाइपोल है वो भी ऐसे अलाइंड है, -Q + Q। एक ये वाली कंडीशन है, मान लो ये डाइपोल अलग है एंड दिस इज अनदर डाइपोल, ये भी ऐसे अलाइंड है, सिर्फ इसका -Q इधर है +Q इधर है। अब P की डायरेक्शन देखना, इसका P ऊपर की तरफ है, इसका P जो है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर थीटा हो गया 0, यहाँ पर थीटा हो गया 180, ठीक है। इस वाले में द टॉर्क विल बी इज इक्वल टू PE मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, क्योंकि साइन 0 जो है 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 0 इज 1, क्या बोल रहा हूं मैं। इस वाले में नॉट PE, देखा गलत कर दिया मैंने, कितना होगा 0 आएगा, साइन 0 इज 0 सही था और यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी हमारा जो टॉर्क है वो क्या आ रहा है 0। बट ये दोनों इक्विलिब्रियम में बड़ा फर्क है, इसको थोड़ा सा तुम अगर इसको मूव करोगे तो वापस से वही आने की कोशिश करेगा, मतलब यू शुड ट्राई टू डिफ्लेक्ट इट, ये वापस से उधर आने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ा भी हिलाया तो ये पूरा घूम जाएगा, पूरा ऑल टुगेदर 180 डिग्री।
सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो है जहां 180 था, हालांकि वहां भी 0 आ रहा है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे किताब है, अब देखो इसको मैं अगर यहां बैलेंस कर लेता हूं, तो अगर इसको बैलेंस कर लूं, अगर बैलेंस हो जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, दैट इज अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, क्योंकि इसको उठाऊंगा फिर वो उसी पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा। समझे क्या? तो ये डिफरेंस है। अच्छा, तुमको एक और चीज यहां पर समझनी होगी कि अगर ये जो फील्ड है जो हमने लिया है वो अगर यूनिफॉर्म ना हो तो इसका क्या मूवमेंट होगा, क्या रहेगा, वो तुमको कमेंट में बताना, ठीक है। और मैक्सिमम कब आएगा ये वाली चीज? जब थीटा विल बी, थीटा इज इक्वल टू 90 जब रहेगा, इस वाले केस में तुम्हारा टाउ विल बी व्हाट? टाउ विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, है ना। साइन 90 इज 1, तब पी आएगा। वैसे आगे देख, ओ भैया गॉस थ्योरम आ गया, इसको सलाम कर लो भाई। गॉस थ्योरम मतलब मुश्किल नहीं है, इसको हम सलामी दे रहे हैं, इसको मतलब है इंपॉर्टेंट बड़ा, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल, क्या बात कर रहे हो, हम ये नहीं करेंगे। हम पहले ना गॉस थ्योरम बता देंगे, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। सो पहले गॉस थ्योरम क्या है वो लिख देते हैं, ठीक है। गॉसेस थ्योरम क्या है? गॉसेस थ्योरम, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड रहेगा तो काम नहीं चलेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि भैया Q is the charge which is contained in a surface, closed surface लिया हमने, this is not open, तो ये गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको, ये मन में इमेजिन किया है, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर कितना चार्ज एंक्लोज है टोटल? वो है Q। सो दैट टोटल चार्ज एंक्लोज, उससे जो इसका रिश्ता है किसका? फ्लक्स का, यानी टोटल कितनी लाइंस निकल, फ्लक्स मतलब क्या होता है? टोटल लाइंस इस एरिया से परपेंडिकुलर कितनी निकल रही है। तो ऑफ कोर्स ये अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ से लाइंस निकल रही होंगी, है ना। तो टोटल लाइंस कितनी निकल रही हैं उसी के बारे में अपना यहाँ पर ये गॉस थ्योरम, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस डॉट प्रोडक्ट है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू गॉस थ्योरम क्या बता रहा है कि दिस, अच्छा ये इसको फिलहाल भूल जाओ, ये तुमको पता होना चाहिए पहले से, फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये मतलब ये भी कैसे है कि एक यूनिट एरिया से अगर ई जितना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिट एरिया से कितना लाइंस निकल रहा है, अगर ds से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब पता लग जाएगा क्या कि पूरे सरफेस से कितना निकल रहा है। तो क्लोज इंटीग्रल के लिए, क्योंकि यहाँ क्लोज सरफेस के लिए ही है ये, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए है, याद रखना। दो चीजें हैं, क्लोज सरफेस और चार्ज एंक्लोज होना चाहिए, चार्ज उसके अंदर, बाहर का चार्ज नहीं। सो दिस इज इक्वल टू, एज पर गॉस थ्योरम, इट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, यानी Q/ε0। तो गॉस थ्योरम बस इतना बता रहा है कि फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, फ्लक्स कितना होता है, टोटल लाइंस कितने होते हैं 4/ε0, सॉरी 4/ε0, Q/ε0, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं, वैसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, उसके अंदर एक पॉइंट लिया P, ठीक है। अब उस P वाली पॉइंट से जो फील्ड निकल रही है उसका लेट दैट बी E, ठीक है। और ये सेंटर से चार्ज, जितने चार्ज जो है सेंटर में है, इस यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, लेट दैट बी R, ठीक है। तो ऐसे में और इस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, यानी ds का डायरेक्शन क्या है, n कैप, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, है ना, रेडियस से आ रहा तो सेम डायरेक्शन में, E के डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, सीधे 0 है, ठीक है। n कैप इज द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जो कि s का डायरेक्शन भी होता है, सरफेस का डायरेक्शन भी होता है। अब ये स्पेरिकल सरफेस है तो ऑब्वियसली दैट डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ, तो n कैप और E का डायरेक्शन सेम है, ये याद रखना बस, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैं
ये लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ टोटल फ्लक्स का, मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, कैसे आएगा? तो मैं इसको टू प्रूव कर रहा हूँ, टू प्रूव यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा मैं। देखो तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विल बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, है ना, दो वेक्टर्स है, ई डी एस और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। सही बात है। अब बताओ कि कॉस थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा इज 0, कॉस 0 इज क्या? 1 हो जाएगा ये। सो सीधे सीधे अपना स्केलर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं? ई, दिस इज इक्वल टू, ई को बाहर निकाल लेता हूँ और क्लोज इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है? पूरे सरफेस का। पहले छोटे सरफेस का किया था, अब मुझे टोटल फ्लक्स कहाँ से मिल रहा होगा? तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू पूरा सरफेस एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सही है ना? पूरा सरफेस एरिया कितना आएगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ई की वैल्यू डालो, ई की वैल्यू भी तो है, ई की वैल्यू क्या है? क्यू, कैपिटल लिया पर ना, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, बराबर ना, ये ई की वैल्यू है और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर भी आ रहा है। अरे बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया क्या भाई साहब? आ गया ना अपना ई बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो भैया ई डी एस आप जो है क्यू बाय एप्सिलॉन 0 हो, ये गॉसियन थ्योरम कह रहा है, उसको हमने प्रूव भी कर लिया। आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशंस भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब भाई तुमको सीधे बात पता होनी चाहिए कि भाई तुम यहाँ पर ये कह रहोगे हमेशा कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये तुम्हारे पास जग जाहिर फैक्ट है जो हर जगह हर बार लगा रहे होगे, चाहे जितने भी 3 एप्लीकेशन अपने को तो वो कर लेंगे। चलो भाई, अगर कोई थका है तो पानी शानी पी लो और मैं जलजीरा पानी पी लेता हूँ। जलजीरा ही जल जीवन। क्या बात है। ऑल राइट, सो अभी हमको क्या निकालना है? गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ले लो भाई स्ट्रेट वायर और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, याद रहे। अब हमको क्या निकालना है भाई? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो अपने को निकालना है। एक बात याद रखना, या एक बात समझ लो, याद क्या रखना है कि सपोज मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे लिया, ठीक है, छोटा सा एक एलिमेंट यहां पे लिया, ठीक है, ये एकदम ऐसे इसके एकदम सीधी रेखा में मान लो दिस डिस्टेंस इज आर। अब बिल्कुल जो पॉइंट यहां पे लिया मान लो ए, वैसा ही एकदम सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे दूसरी तरफ मैंने एक पॉइंट लिया, या एक एलिमेंट लिया बी, सेम उतने ही लेंथ का एक छोटा छोटा एलिमेंट लिया हुआ है। अब ये बताओ कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगे इन दो एलिमेंट्स की वजह से, व्हाट विल बी दैट? इन दो एलिमेंट्स की वजह से ठीक है, सिर्फ इसका इस डायरेक्शन में है, सिर्फ इसका इस डायरेक्शन में। मान लो इसको मैं बोलता हूं E1, इसको बोलता हूं E2। अब इनके कंपोनेंट्स का जरा ध्यान से देखना, कंपोनेंट्स का जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर बनाता हूं तो ये एंगल सेम है ऑफ कोर्स, सो दीज एंगल्स विल बी अगेन, जो थीटा वाला साइड है वो क्या हो जाएगा? ये E1 का E1 कॉस थीटा और ये बन जाएगा E1 साइन थीटा। वैसे ही इस E2 का क्या होगा? ये होगा E2, दिस इज थीटा ना, तो E2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर
जो ये वाला कंपोनेंट्स है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड फॉर एवरीवन, हर एक के लिए वो वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, मतलब तुम ये 2 पॉइंट लिया, ऐसे तुमने इससे पहले वाला एक पॉइंट लिया, इससे पहले पॉइंट, हर एक में यही होगा कि उसका सिमेट्रिकल पॉइंट जो है वो उसके कॉस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। एवरी एलिमेंट, एवरी मिरर लेंथ एलिमेंट या मिरर एलिमेंट ये इन्फिनिटली चार्ज वायर है, मान लो ये सब पॉजिटिव चार्ज वायर है, हमने पॉइंट चार्ज का किया, डाइपोल का किया, अभी इन्फिनिटली चार्ज वायर है। मिरर एलिमेंट कॉस कंपोनेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, विल कैंसिल आउट, सिर्फ साइन कंपोनेंट यहां बच रहा है, ठीक है। बस ये कंसीडर करके याद रखना कि यहाँ पे जो भी कमाल बच रहा है वो साइन का बच रहा है। इसको एक तरफ, इसको भूल जाओ फिलहाल ना, अभी हम क्या करें, हम नया बना लेते हैं। तो अभी दिस इज दैट पॉजिटिव थिन इन्फिनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव, है ना, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मान लो ये अपना हमने ले लिया। अब गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करना है तो याद रखो कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो बेहतरीन जो गॉसियन सरफेस जो हमको जो समझ में आ रहा है वो है एक सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जो जिसकी एक्सिस बिल्कुल हमारे इससे कोइंसाइड करे। तो ये हमने एक यूनिफॉर्म सिलेंडर ले लिया, ठीक है। और अब इसमें भी एक बात है, वो ये है कि इसके सरफेस एरिया को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। द कारण इज सिंपल कि अब यहाँ का जो एरिया है, जो ये कर्व वाला एरिया है, उसका एन कैप तो भाई उस एरिया से परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। अब यहाँ इस तरफ और इस तरफ वाले में क्या हो जाएगा, एन कैप इनके एरिया से ऐसे परपेंडिकुलर है। हमारा जो ई का डायरेक्शन है वो क्या है, जरा देखो, हम दिस डिस्टेंस आ रहा, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला, हम इस पॉइंट की बात करें मान लो, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई हियर, ई की डायरेक्शन तो आउटवर्ड्स ही है भाई, प्लस साइन है, दोनों तरफ आउटवर्ड्स ही रहेगा, है ना। अब इस वाले केस में इधर क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो जब हम कर रहे होंगे ई डी एस कॉस 90, है ना, दिस इज गोइंग टू बिकम 0, तो यहाँ पर पूरा जो है इधर का तो ये 0 ही हो जाएगा इस वाले के लिए। तो जो भी हमको एरिया कैलकुलेट करना है, वी जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड एरिया ही यहाँ पर हमारे लिए काउंटेबल होने वाला है, ये वाला नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, तो इसका मतलब कि अब करिए, गॉस थ्योरम लगाइए। तो ठीक है यार, बाय गॉस थ्योरम। अब ये शुरू कर रहा हूँ मैं, तुमको बेसिक प्लॉट बता दिया मैंने, अब शुरू कर रहा हूँ। बाय गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन 0, बराबर है, क्यू नॉट क्यू लिख रहा हूं, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। मान लो यहां पर जो इसके अंदर जो चार्ज एंक्लोज हुआ है, कि बाहर का चार्ज का मतलब नहीं है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज एंक्लोज हुआ है वो वो क्यू है। अब ऐसे में जो हमारा फॉर्मूला कहता है वो क्या कहेगा, सो इट विल बी ई एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस का मतलब वही, ये सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, मान लो ये लेंथ लिया है हमने L, ठीक है, ये लेंथ लिया है हमने L, तो क्लोज इंटीग्रल का ये जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एल, ठीक है, दिस इज योर R, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी 2 पाई आर एल, और यहां पर क्या है, E है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि ये लीनियर एलिमेंट है, लीनियर चार्ज का एलिमेंट है, आप क्यू को सिग्मा के टर्म्स में भी, आप क्यू को
लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा के टर्म में, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में चार्ज कैसे लिखा जाता है, लैम्डा इंटू एल, है ना। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और हम कितने लेंथ की बात करें, एल की, तो हमारा जो टोटल चार्ज क्यू है ये पूरे एल जितने लेंथ का है, तो वो यूनिट लेंथ से कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना। मान लो 1 मीटर का लैम्डा है, तो 10 मीटर का कितना हो गया, लैम्डा इंटू 10, तो वही टोटल चार्ज है अपना, ठीक है। तो इसको लैम्डा एल लिख सकते हैं। तो अपना अल्टीमेटली दिस ई विल बी इक्वल टू, या ई, ठीक है यार, ई निकालना ना अपने को, ई विल बी इक्वल टू, इसको लिख दो यहाँ पे, यानी लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0, और उधर से क्या आया देखो 2 पाई आर लैम्डा। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और एल भी कैंसिल हो रहा है, नहीं सर एल कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला मिल रहा है वो ये मिल रहा है, यहां पर लैम्डा कहाँ लिख दिया, ये दिस वाज एल ना, 2 पाई आर एल था यार, क्या क्या कैंसिल कर रहे हो, हाँ। सो दिस इज लैम्डा एल, और ये हो गया 2 पाई आर एल आया वहां से, और साथ में यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन 0 है, एल हुआ कैंसिल, वी गॉट ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, ठीक है। सर अब एक सवाल यह था कि सर हमने ये साइन कंपोनेंट ये सब क्यों नहीं लिया यहाँ पे। पॉइंट ये है कि हम ना डायरेक्टली, अब मतलब हमने ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि कोई इसका ऐसा वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये बताने के लिए समझाया। सिर्फ ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है ये बताने के लिए समझाया हमने, ओनली दिस कंपोनेंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो एक्स के लॉन्ग में रहेगा वो कैंसिल आउट कर रहा है, वो बताने के लिए। तो इस वाले में हमने उसको यूज क्यों नहीं किया साइन थीटा वाली चीज को, द आंसर इज वेरी सिंपल, हमने गॉस थ्योरम लगाया, जिसमें हम डायरेक्टली ई को लेके और हमारे गॉस थ्योरम को यूज करके हम कर रहे हैं उसको, समझे। क्यू बाय एप्सिलॉन 0 और गॉस थ्योरम को डायरेक्टली हम, क्योंकि हम ऑलरेडी गॉस थ्योरम निकाल चुके हैं, तो उसको हम यूज कर रहे हैं इस वाली चीज, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एनी डिस्टेंस आर, इन न्यूमेरिकल में काम आएगा। आर जितने डिस्टेंस पे कितना होगा, एक चार्ज एलिमेंट दिया है तो उसके हिसाब से, तो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के हिसाब से हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जितना दूर जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो रही, ग्राफ उस हिसाब से आता है, ठीक है। अब गॉस थ्योरम यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए, तो ये वाला भी कर लेते हैं। आई होप कि तुमको ये चीज ऐसे नहीं लग रही, पहाड़ नहीं लग रही, ठीक है। एकदम फ्री माइंड से करना है इसको भी, गॉस थ्योरम तुम्हारे सहारे में है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, चार्ज शीट है, ठीक है, प्लेन, बहुत ही थिन प्लेन चार्ज शीट, ठीक है। थिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थिक होगा तो 2 सरफेस हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइड में सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना चार्ज शीट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, हमने थोड़ा सा, हम उसको थोड़ा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं। मान लो हम ds जितना पोर्शन एक सर्कल में कंसीडर करता हूँ, और मेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करे बिना काम ही नहीं चल रहा मेरा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ds के अराउंड में इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक गॉसियन सरफेस बना दिया, दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में मैंने ऐसे ले लिया, मैं जो भी शब्दों में बोल रहा हूँ तुम्हारी किताब में लिखा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एरिया जो है, ऑफ कोर्स दिस कंप्लीट एरिया इज ds, ठीक है। तो और ds का डायरेक्शन भी क्या है, ऑफ कोर्स ds का डायरेक्शन इज n कैप की डायरेक्शन, जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। सर एरिया तो वेक्टर नहीं होता, अरे भैया एरिया वेक्टर अज्यूम किया हमने, हमारे कंसिडरेशन प्लस है तो सब, मतलब दिस इज ऑल्सो ds, हाँ, इसका भी टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, ds है पूरे सर्कल का, ओके। अब यहाँ पर भी अच्छी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल आप देख पा रहे हो, आउटवर्ड्स प्लस है तो आउटवर्ड्स, अच्छा ये भी बात है, लैम्डा इस पिछले वाले में भी ये चीज होगी अप्लाई, अगर लैम्डा इफ ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 कब होगा,
जब अपना चार्ज क्या है, इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, जो ये इसके ऊपर चार्ज है वो प्लस चार्ज है, और लैम्डा लेस देन 0 है तो चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है भैया जो इसका है। उस हिसाब से जैसे लाइन यहाँ पर इसमें डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड्स, इसमें डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स है, ठीक है, लेकिन इनवर्ड कब होगा, व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0, यानी कि माइनस चार्ज रहेगा तो इनवर्ड्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि फील्ड तब अंदर की तरफ आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है माइनस में जाता है, पता है ना, फील्ड लाइंस। आवाज आ रही है वहां पे, हाँ आ रही है। तो ऐसे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम सीधे लगा दिया मैंने, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, यहीं से सारी शुरुआत करनी है, मेरे को टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा सर ये इस बार आप ये वाला इधर क्यों नहीं दिखा रहे हो, यहाँ पे तो एन कैप है ना, हाँ एन कैप है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर ई जो है, ई की डायरेक्शन ये है, थीटा कितना हो गया, 90 हो गया इधर पे, तो कॉस 90 जो है 0 होता है, तो ये वाले का कोई, इस वाले सरफेस का कोई रेलेवेंस होगा नहीं। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट जब हम करेंगे, जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करेंगे, तो उसमें ये वाला एरिया नहीं, इधर का एरिया और इधर का एरिया आ रहा होगा, ठीक है। सो सिंपली मैं अगर लिखूं ई इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है वो 2ds बन जाएगा सीधे, ठीक है, ये वाला एरिया और वो वाला एरिया, बस ये दो एरिया आ रहा है। और ई कितना आएगा, ई इज इक्वल टू, सर अब इसको लिखते हैं, ई इज इक्वल टू, मान लो इसमें टोटल चार्ज जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट चार्ज इज क्यू, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है आर स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज आर, उस तरफ भी वैसे, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अपना, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे अब, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। अब इस वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा लिखें क्या, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जरा देखो अभी। सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या होता है, द एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, ds, ठीक है, व्हाट इज दैट एरिया, ds, तो हाँ इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ds, और यहाँ पर है e इंटू ये क्या था 2ds ना, 2 टाइम्स ds, और यहाँ पर है एप्सिलॉन 0। अब देखो ये ds सीधा यहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारा e का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधे सीधे आ गया, e का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर ध्यान देना कि ये थिन शीट था, थिन चार्ज शीट था, अगर थिक होता तो थिक में दो लेयर्स आ जाते, है ना, अगर मान लो प्लस है तो 2 लेयर्स प्लस आ जाते, तो ऐसे केस में क्या होता, इसका डबल हो जाता, थिक वाले केस में फॉर्मूला अपना बनता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो जो मेरे को यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ये थिन का है, थिक में आएगा तो नीचे का 2 हट जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर तुम इधर प्लस चार्ज ले रहे हो, अगर तुम यहाँ पे 2 शीट्स ले रहे हो, एक थिन पॉजिटिव और थिन नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉइंट E1 का क्या होगा, इधर का E2 का क्या होगा, इधर का E3 का क्या होगा, ठीक है, बिकॉज तुमको पता है माइनस क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लस की तरफ, मतलब लाइंस प्लस से माइनस में जा रही होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से E1 E2 E3 क्या होगा, ये तुमको कमेंट में बताना है, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ जो तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है। आगे और ट्राई करो यार, ऐसा सिलेबस है नहीं है उससे बहुत ज़्यादा नहीं, खुद से कोशिश करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है कौन सी डायरेक्शन में E1 E2, बस वो अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। अब करना है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल इनसाइड और आउटसाइड दोनों, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम में हम यहाँ पर देखें, हमने एक शेल बना लिया जिसका चार्ज है मान लो Q, ठीक है, Q इज द चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव। थिन शेल मतलब
अंदर से खोखला है, दिस इज नॉट अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अंदर से खोखला है। तो अगर अंदर से खोखला है तो इनसाइड वाले में मैं क्या लिखूं? इनसाइड में ई की वैल्यू क्या होगी सर? अरे ले ले एक पॉइंट अंदर, अंदर एक पॉइंट अगर हमने लिया तो सीधी बात है, अगर मैं उसमें क्या करूं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस लिखूं तो होगा क्या, उसके अंदर कोई चार्ज एंक्लोज ही नहीं है। तो इस वाले में होगा ये कि Q बाय एप्सिलॉन जीरो पर चार्ज ही यहाँ पर एंक्लोज जीरो है, इनसाइड के लिए चार्ज ही एंक्लोज नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा E का वैल्यू क्या आ रहा होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ये कौन सा बेसिस है भाई? बिजली कड़क रही है, तुम एक बिजली गिरी तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम एक शील्ड में थे, अंदर की फील्ड क्या हो रहा जा रही होगी, ठीक है। अब एक और चीज जरा यहाँ पर देखो, कौन सा क्या बोलते हैं फैराडे केज, ये वो चीजें थोड़ा बताना मुझे, वो कौन से थ्योरी पे बेस्ड है, वैसे ही कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो ये इनसाइड हुआ सर, आउटसाइड देख लेते हैं। इनसाइड का तो समझ में आ गया, मान लो इसका सेंटर O है, ठीक है, दिस रेडियस इज कैपिटल R। अब अंदर वाले को भूल जाओ, हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना है जो हम बाहर बना रहे होंगे। सो विल क्रिएट अ स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, और हमारा जो रेडियस है वो स्मॉल r है। लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड P, और यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालनी है। मान लो ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और जो सरफेस एरिया सरफेस है, ठीक है, लेट अ स्मॉल सरफेस ds जो हम यहाँ पर कंसीडर करें अराउंड पॉइंट P, ठीक है। अब बाय गॉसियन गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q नॉट बाई एप्सिलॉन, बार बार Q नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें सर क्या करें, करना है कुछ काम, ध्यान से देखें बस और कुछ ना करें। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहाँ पे अगेन थीटा जो है वो क्या है? जीरो है, कॉस ऑफ जीरो विल बी 1, तो मैं सीधे सीधे इसको लिख सकता हूँ, वेक्टर को सीधे हटा रहा हूँ मैं, तो ये ds cos ऑफ जीरो विच इज 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं सीधे सीधे एक स्टेप स्किप करके ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करता हूँ। अब डी एस यानी एक छोटा सरफेस जो पॉइंट के अराउंड में है, हम पूरा स्फीयर का निकाल रहे होंगे, गॉसियन स्फीयर का, पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सीधा इंटीग्रेट कर दो, पूरा सरफेस एरिया कितना हो गया? सो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन जीरो, Q बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा E का फॉर्मूला आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये आ गया आउटसाइड के लिए, ठीक है, ये आ गया आउटसाइड के लिए। अब इसमें क्या मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वो की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एज इफ ये कैसे कंसीडर हो रहा है कि पूरा जो चार्ज है वो सेंटर में कंटेन्ड है, ये उस तरीके से हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। द चार्ज इज बिहेविंग एज इफ वो पूरा सेंटर में कंटेन्ड है। एक और बात, अगर मैं एट अ सरफेस की बात करूं, कैलकुलेट करूं, एट सरफेस पे क्या हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंट हम इसके ऊपर ले लेंगे, इस शेल के हाँ शेल के सरफेस के ऊपर ले रहे होंगे, तो उस टाइम पे एट सरफेस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, यानी सबसे कम, मतलब विच इज दैट पॉइंट अंदर की तरफ, देखो जीरो से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है? कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर E और R को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो अंदर की तरफ जहां पर R इक्वल टू कैपिटल R है, जहां पर R इक्वल टू कैपिटल R है, वहां पर E हाईएस्ट है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। उसके बाद R इज गोइंग टू, जैसे से R बढ़ता जाएगा सरफेस से, जैसे से आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है। क्या कम होता रहा है? E कम होता जा रहा है, और R पे हाईएस्ट था। उससे पहले R के अंदर कोई फील्ड थी क्या? R के अंदर सर कोई फील्ड थी ही नहीं, तो यहां तक तो ऐसे आएगा कर्व, इधर से एकदम जीरो था, फिर ये, फिर ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त। छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई होंगी मतलब तुमको करना है। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।